हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं यूथ पाठशाला के अंदर। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, कि इंडिया में इंग्लिश का स्टेटस क्या है, बात की जा रही है। क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे बात कर रहा है स्टेटस की, किसका स्टेटस क्या है। देखिए और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल तो हो ही नहीं सकती, क्षेत्रीय भाषा तो ये है नहीं, और फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, एसोसिएट और ऑफिशियल, इनमें से पूछा जाए। देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, ऑफिशियल है, ठीक है। संविधान क्या कहता है, ये ऑफिशियल है, ठीक है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये क्या कहता है बेटा, कि ये आपके ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या कहता है बेटा, ग्लोबल लैंग्वेज है। पोजीशन की बात करें, पोजीशन क्या है, लिंग्वा फ्रैंका की पोजीशन है, यानी एक लिंक लैंग्वेज का काम करता है, ठीक है। पोजीशन पूछे, लिंक लैंग्वेज हो गई। और फिर आपसे ये पूछा जाए नेहरू जी ने क्या कहा था, विंडो लैंग्वेज, क्या कहा था नेहरू जी ने, विंडो लैंग्वेज। अच्छा, कोठारी कमीशन पूछा जाए, उन्होंने क्या कहा था बेटा, लाइब्रेरी लैंग्वेज। यहां क्या पूछा है, स्टेटस। स्टेटस जब भी पूछा जाए क्या करना है, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर स्टेटस की बात करें एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज, एनसीएफ 2005 की बात करें ग्लोबल लैंग्वेज, पोजीशन की बात करें लिंग्वा फ्रैंका की पोजीशन है, नेहरू जी के अकॉर्डिंग विंडो लैंग्वेज है, और कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक लाइब्रेरी लैंग्वेज है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई ये बात, क्या कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू, कि एक नॉन फिक्शनल टेक्स्ट जो है वो क्लासिफाई या ऑर्गेनाइज किया जाता है सेंट्रल थीम और मीनिंग के अकॉर्डिंग, स्टोरी और प्लॉट के अकॉर्डिंग, साइन और एंटो के अकॉर्डिंग, सिमली और रेटोरिक के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग एक नॉन फिक्शनल टेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं, नॉन फिक्शनल की। नॉन फिक्शनल की बात कर रहे तो सिमली और रेटोरिक छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टोरी प्लस स्टोरी क्या है, सेंट्रल थीम क्या है और उसका मीनिंग क्या है। कि भाई अगर नॉन फिक्शनल की बात की जा रही है तो सेंट्रल थीम और उसका जो मीनिंग्स हैं उन पे फोकस किया जाता है नॉन फिक्शनल के अंदर। अगला क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन, कि स्टूडेंट की राइटिंग का असेसमेंट करना है। किसका असेसमेंट करना है, स्टूडेंट की राइटिंग का। तो आपको किस पे फोकस करना है, कीपिंग टू द वर्ड लिमिट, कि वर्ड लिमिट कैसी है, यूजिंग इडियम्स एंड मेटाफर्स, कि वो कितने इडियम या मेटाफर यूज कर रहा है, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, ग्रामर और स्पेलिंग कैसी है, एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज कैसे हैं। तो जब भी बात राइटिंग स्किल की हो तो आपको किस पे ध्यान में देना है बेटा, राइटिंग स्किल का मतलब हैंड राइटिंग नहीं होती है, उसके आइडियाज और थॉट ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए, किन एक्सप्रेशंस के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो स्टूडेंट की राइटिंग का असेसमेंट करना है तो वो क्या होगा बेटा, एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज। क्या बात कर रहे हैं हम, एक्सप्रेशंस और
आइडियाज की किस तरीके के एक्सप्रेशंस और किस तरीके के आइडियाज जो हैं वो रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना। क्लियर हो गई? एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ। स्क्रिबलिंग जो है वो किसकी स्टेज है? स्पीकिंग की है, लिसनिंग की है, रीडिंग की है या राइटिंग की है? अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा कि स्क्रिबलिंग जो है वो किस चीज की स्टेज है। क्या बात कर रहे हैं? स्क्रिबलिंग जो है वो किसकी स्टेज है? स्क्रिबलिंग एज अ स्टेज ऑफ। स्क्रिबलिंग जो है वो किसकी स्टेज है? देखिए स्क्रिबलिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रिबलिंग का मतलब होता है घसीट कर लिखना, टूटा फूटा लिखना, अच्छे से नहीं लिख पाना, उसे कहते हैं स्क्रिबलिंग। क्या कहते हैं? स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग होता है घसीट कर लिखना। बात किसकी की जा रही है बेटा? राइटिंग की। तो स्क्रिबलिंग किसमें आ जाएगा? राइटिंग की एक स्टेज है। जब सीखना स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो घसीट के लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रिबलिंग कहते हैं। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ राइटिंग। किसकी स्टेज है? स्टेज ऑफ राइटिंग। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू स्टोरीज, पिक्चर बुक्स, अल्फाबेट बुक्स ओनली या फोनिक टीचर। कि एक प्राइमरी जो टीचर है वो रीडिंग को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करे? स्टोरीज के थ्रू, पिक्चर बुक्स के थ्रू या फिर अल्फाबेट बुक्स या फोनिक टीचिंग, किसके थ्रू करें? बात किसकी की जा रही है बेटा? समझिएगा, प्राइमरी टीचर, प्राथमिक यानी स्टार्टिंग की, अर्ली एजेस की हम बात कर रहे हैं कि बच्चा जो स्कूल में गया है उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय किस तरीके से काम किया जाना है वो बताइएगा। किस तरीके से? छोटी क्लासों में आपको कैसे सिखाया जाता था? याद होगा आपको, पिक्चर बुक्स के थ्रू। कि प्राइमरी टीचर जो है बच्चे को चीजें किस तरीके से सिखाएगा? पिक्चर बुक्स की हेल्प से सिखाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर टू draw our information of the text, enrich the vocabulary from the text, develop competence in the linguistic items, know the meanings of the word। कि जो स्कैनिंग होती है वो रीडिंग की एक एक्टिविटी है। वो क्या हेल्प करती है स्टूडेंट को? ड्रॉ योर आवर इंफॉर्मेशन ड्रॉ करने में, वोकेबलरी बढ़ाने में, कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक आइटम में, या नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा कि स्कैनिंग जो एक रीडिंग की ही एक्टिविटी है वो क्या हेल्प करती है? स्कैनिंग जो रीडिंग की ही एक एक्टिविटी है वो किस तरीके की हेल्प करती है? वो कैसी हेल्प करती है बेटा? ड्रॉ आवर इंफॉर्मेशन। कैसी हेल्प करती है? ड्रॉ आवर इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रोसेस राइटिंग। जब भी प्रोसेस राइटिंग की जा रही है, अच्छा प्रोसेस राइटिंग कैसी क्या होती है? जैसे कहीं कि बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाना है, चाय कैसे बनाना, तो एक प्रक्रिया है कि भाई बैंक में अकाउंट खुलवाना है, बैंक गया, फॉर्म लिया, डिटेल फिल की, डिपॉजिट करवाया, ये क्या हो गई? एक प्रोसेस हो गई। चाय बनानी है, गैस ऑन किया, पतीला चढ़ाया, पानी डाला, चीनी डाली, चाय की पत्ती डाली, दूध डाला, तो ये क्या एक प्रोसेस है। तो कह रहा है कि प्रोसेस राइटिंग में
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड, इनमें से कौन सा जो पॉइंट है उसे फॉलो करना है। कौन सा? पहला कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन का यूज करो। बेटा यहां पर्सनल प्रोनाउन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, हाँ पॉइंट का ऑर्गेनाइजेशन जरूर हो सकता है। वर्ड लिमिट, बेटा जो प्रोसेस होगी उसी में चलेगा ना। अगला है लॉजिकल सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है प्रोसेस के अंदर मेन काम ही क्या है? सीक्वेंसिंग सही होनी जरूरी है कि पहले ये स्टेप आएगा, देन ये स्टेप, देन ये स्टेप, देन ये स्टेप। तो लॉजिकल सीक्वेंस कंपल्सरी है। अगला है इज अ प्री रिक्वेस्टी टू लर्निंग अ लैंग्वेज। मोटिवेशन, रीडिंग स्टोरीज, नोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स और नॉलेज ऑफ ग्रामर। इनमें से पहले से इंसान के अंदर क्या होना चाहिए ताकि लर्निंग जो है इजी रहे, वो चीजों को अच्छे से सीख पाए। क्या जरूरी है बेटा? मोटिवेशन। क्या जरूरी है? बिना मोटिवेशन रीडिंग स्टोरीज क्या हेल्प करेगा भाई? और क्या है? वर्ड और देयर मीनिंग पहले से पता और नॉलेज ऑफ ग्रामर पहले से था। भाई कोई भी चीज सीख रहे हो, सीखा कब जाएगा? जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा। बिना मोटिवेशन के कभी भी कुछ भी लर्न नहीं किया जा सकता है। इस चीज का अपने को स्पेशली ध्यान में रखना है। तो मोटिवेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। कोई भी भाषा सीखनी है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? मोटिवेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन अ टीचर फर्स्ट नीड्स टू, कि अगर लर्नर का उच्चारण सुधारना है तो टीचर को क्या करना है? यूज रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड्स। रिकॉर्डेड मॉडल यूज करें। डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स का यूज करें। शो द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज और आस्क देम टू रीड मोर। क्या करना है? क्या सुधारना है बेटा? उच्चारण सुधारना है। प्रोनाउंसिएशन कब सुधरेगा? जब वो चीजों को सुनेगा, पहले सुनेगा तभी तो उसको कॉपी करके बोल पाएगा। तो सबसे पहले बच्चे को क्या करना है? रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड्स। उन्हें साउंड ध्वनियां सुनाई जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये इस तरीके की ध्वनि है। तो जब वो सुनेगा तो ही बोल पाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन उन्हीं शब्दों का होगा जो वर्ड आपने सुने हैं, समझे हैं, उन्हें ही आप प्रोनाउंस कर पाओगे ठीक से। तो प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए आपको साउंड सुननी जरूरी है। अगला, प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इजीली सॉल्व। प्रॉब्लम्स जो है स्पेलिंग एरर का इजीली सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, टेक्स्ट बुक्स, डिक्टेशंस और टीचिंग एड्स। किसकी हेल्प से सही करोगे भाई? सीटेट के अंदर पूछा गया है कि भाई आपको बच्चे की स्पेलिंग सुधारनी है तो किस चीज की हेल्प लोगे आप? किस चीज की हेल्प लोगे भाई? क्या हेल्प लेनी है? डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब एक डॉक्यूमेंट या लिखावट को ही कहते हैं। स्पेलिंग एरर सुधारना है ना, तो बच्चा जब तक हाथ से नहीं लिखेगा तब तक स्पेलिंग एरर जो है वो बेटा दूर नहीं हो सकते। तो स्पेलिंग एरर सुधारना है तो उसके लिए कंपलसरी एक्टिविटी क्या है? डिक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के हाथ से लिखना। अ गुड लिसनर कैन, एक जो अच्छा लिसनर है वो क्या कर सकता है? करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड। जो भी क्वेश्चन उससे पूछा गया है उसका वो सही सही जवाब देगा। रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज्ड, किस तरीके की लय का यूज किया गया है। प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, हर एक वर्ड को अच्छे से बोल पाएगा।
अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल अ वर्ड, और ये भी समझ पाएगा कि एक वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, बात कर रहा है बेटा एक अच्छे लिसनर की। क्या बात कर रहा है? अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता बन सकता है, ये आप सबको पता है। अच्छा, सुनना और अच्छा लिसनर में क्या फ़र्क है? जो सुनता है वो इंटोनेशन तो यूज़ कर सकता है, शब्दों को प्रोनाउंस भी कर सकता है, स्पेल भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ सुनने से आप जवाब नहीं दे सकते हो। जवाब कब दोगे? जब सुनी हुई चीज़ें आपको समझ में आएगी तो ही जवाब दे पाओगे। तो अगर अच्छा लिसनर है, ध्यान से सुन रहा है, तो वो पूछे गए हर एक क्वेश्चन का इजीली जो है जवाब वो दे पाएगा। तो करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड। अ गुड लिसनर कैन करेक्टली रिस्पॉन्ड, कि एक अच्छा लिसनर जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्या कह रहा है। इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए विच वन इज नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है, एफिशिएंसी, फ्लुएंसी, एप्रोप्रिएसी या फिर एक्यूरेसी, कि इनमें से एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी कौन सी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। देखो एप्रोप्रिएट और एक्यूरेसी ये तो ज़रूरी ही है, बस एक फ्लुएंसी और एफिशिएंसी ज़रूरी क्या है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की जा रही है तो बेटा ज़रूरी क्या रहेगा? फ्लुएंसी या एफिशिएंसी? फ्लुएंसी ज़रूरी है, एफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट हो, वर्ड एक्यूरेट हो। इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर रीडिंग फॉर एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी। इंटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब है? कि वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए पढ़े। रीडिंग फॉर प्लेजर, आनंद की अनुभूति के लिए पढ़े। रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी, कि आपकी लिटरेरी सेंसिटिविटी बढ़ सके। रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, टेक्स्ट को क्या करें? पार्ट्स में बने ताकि डिटेल से समझा जा सके। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? दीजिए दिमाग पे जोर। इंटेंसिव रीडिंग बेटा चीज़ों को डिटेल में पढ़ना, ऊपरी ऊपरी नहीं पढ़ना। रीडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़े। इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, टुकड़ों में बांटते हुए पढ़ें ताकि चीज़ें जो है डिटेल के अंदर डिस्कस की जा सके या समझी जा सके। तो रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिकोडिंग स्टैंड फॉर। ध्यान से पढ़िएगा कि डिकोडिंग जो है वो क्या स्टैंड करता है? डेसिफियरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, साउंड और शब्दों को, सेंटेंस को पहचाने। पासिंग ऑन ए मैसेज टू अदर, डिकोड का मतलब मैसेज दूसरे को पास कर दो। ओनली रिकॉग्नाइज करें द डिफरेंस बिटवीन साउंड, सिर्फ साउंड के बीच में डिफरेंस नहीं। फेलियर टू अंडरस्टैंड द गिवन टेक्स्ट, दिए हुए टेक्स्ट को नहीं समझ नहीं, बिल्कुल क्या करना है? वर्ड्स और साउंड जो क्या क्या यूज की गई है शब्दों में और सेंटेंसेस के अंदर, उसे अलग अलग पार्ट में बांटना, दैट इज डिकोडिंग। Students of class 4 can recognize flawed uses of sentence construction when the teacher gives alternatives as possible corrections, lets them find out the corrections, focuses on certain surface errors, tells them something is wrong। कि क्लास 4 का जो स्टूडेंट है वो गलतियों को पहचान पाएगा अगर टीचर क्या करें, उसे अल्टरनेटिव दें एज पॉसिबल करेक्शन के लिए। लेट्स देम फाइंड आउट। देखो बच्चा कौन सी क्लास का है? क्लास 4th का। तो खुद तो कैसे फाइंड आउट करेगा? सिर्फ ऊपर ऊपर के बैरर देखेगा?
बता दो कुछ सही है, नहीं, क्या बताना है उसे, गिव्स अल्टरनेटिव एज पॉसिबल करेक्शन, पॉसिबल करेक्शंस के लिए उन्हें उसी समय अल्टरनेटिव्स का यूज या अल्टरनेटिव्स दे सकें। अगला क्वेश्चन, इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज के केस में ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे टू लर्नर्स को ग्रामर एक पाथवे देती है, किस लिए, टू रिटेल लिसनिंग इनपुट इनटू ऑरल आउटपुट, जो सुना है उसे बाहर प्रकट कर सकें, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस, शब्दों का मीनिंगफुल और कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन में यूज करना, ड्राफ्ट फॉर्मल पीसेज ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेस के लिए फॉर्मल पीसेज बनाए राइटिंग के, स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस, अच्छी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के साथ शब्दों का यूज करें। क्या करना है बेटा कि ग्रामर है, पहला क्या कह रहा है, ग्रामर, दूसरा क्या कह रहा है, वोकैबुलरी, तो क्या करना है बेटा, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। ग्रामर मतलब लेक्सिकल आइटम्स का मीनिंगफुल और कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस में यूज करना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है, ये हमें सबको पता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर, कि एक्वायर करना, पुअर इन्वायरमेंट क्या है, जहां इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लास, सिर्फ क्लास में यूज की जाती है। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, घर पे नहीं बोली जाती। एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास मटेरियल नहीं है। हिंदी और मदर टंग इज द लिंग्वा फ्रैंका, लिंक लैंग्वेज का काम कौन कर रहा है बेटा, हिंदी या उनकी जो मदर टंग है, जो उनकी वहाँ की रीजनल या वर्नाकुलर है, वो क्या कर रहा है बेटा, लिंग्वा फ्रैंका का काम कर रहा है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है बेटा एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल। ये पुअर इन्वायरमेंट है, बच्चों को सही साधन या मटेरियल जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रैस्प इफेक्टिवली, कि जो स्लो लर्नर्स हैं वो चीज़ों को इफेक्टिवली ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, और शब्दों और स्ट्रक्चर को इजीली मिक्सअप कर देते हैं। टीचर्स कैन रेमिडिएट बाय बिगिनिंग विद, टीचर्स इनको किस तरीके से सुधार सकते हैं, पेयरिंग देम विद क्लेवर स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चों के साथ बैठा दो, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, परेशानियों की जगह देखो, प्रिपेयरिंग अ समरी ऑफ द कंटेंट, कंटेंट की समरी बनाओ, सेटिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस, या उनके प्रैक्टिस के लिए ड्रिल तैयार करो, क्या करना है। बच्चा जो है स्लो लर्नर जो है पकड़ नहीं पा रहा है, क्लेवर स्टूडेंट के साथ बैठाने से पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करोगे एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन एरियाज में उसे परेशानी आ रही है। अगला है मोटिवेशन एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि मोटिवेशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इन लैंग्वेज लर्निंग। अगर हम भाषा को सीखने की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लास 4th का बच्चा जो है मे बी डन सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, use of visual devices and game like exercise, use of the mother tongue as the medium, और memorization and use of necessary vocabulary। जल्दी से सोचिएगा क्या होगा बेटा, motivation is an important factor in language learning, for example in class 4th may be done, ये क्लास 4th में कैसे किया जा सकता है, आप सिस्टमेटिक एनालिसिस और यूज ऑफ स्ट्रक्चर का,
यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आएगा तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगा। तो यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइजेस। Selection of language items while determining the second language। जब हम सेकेंड लैंग्वेज को डिटरमाइन कर रहे हैं, सिलेबस बना रहे हैं, should take into account, क्या ध्यान में रखना है, how easy it is to learn या use the item, कि ये कितना easy रहेगा, how easy it is to teach the concept, concept पढ़ाने में कितना easy रहेगा, the frequency and range of use of the आइटम्स की फ्रीक्वेंसी और रेंज क्या है, द मिनिमल डिस्ट्रप्शंस ऑफ स्कूल शेड्यूल, स्कूल के शेड्यूल में मिनिमम डिस्टरबेंस आए, क्या ध्यान में रखना है, बता दीजिए जल्दी से कि इनमें से क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। कि भाई जब आप सेकंड लैंग्वेज का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो बेटा, जब हमने सिलेक्शन या ग्रेडेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितनी रेंज है उन आइटम्स की, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स, जब भी बात सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स की जाए। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस, कि सेकेंड लैंग्वेज की जो एक्विजिशन की प्रोसेस है वो भाषाओं के द्वारा आती है, दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज, द इन्फ्लुएंस इज, इन्फ्लुएंस किसी भी चीज का प्रभाव होना, इंटर लैंग्वेज है, सिस्टमेटिक एरर है, या लैंग्वेज ट्रांसफर है, या फोनोलॉजी है, जल्दी से बता दीजिए कि क्या रहेगा। कि भाई द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस, ये क्या है, दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज, जिन भाषाओं को वो जानता है उसी के थ्रू सेकेंड लैंग्वेज जो है एक्वायर की जा सकती है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इस इन्फ्लुएंस को लैंग्वेज ट्रांसफर कहा जाता है, कि दूसरी भाषाओं का जो नॉलेज है वो आपको हेल्प करता है एक नई भाषा सीखने में, वो कभी भी बाधा का काम नहीं करेगा। देखिए, द डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या कम्युनिकेटिव अप्रोच फेवर्स द एक्सपोजर ऑफ द स्टूडेंट टू अ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रक्चर बनाए, दैट कुड अलाउ देम टू अप्लाई द रूल बाय देमसेल्फ। पहले क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर, उसके बाद में क्या बनाओगे बेटा, रूल। कैसा मेथड है ये, कैसा मेथड, देखो क्या कर रहा है कि पहले स्ट्रक्चर बनाओ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए, दैट कुड अलाउ देम टू अप्लाई द रूल्स, ताकि रूल्स बनाए जा सके। कैसा मेथड है बेटा, इंडक्टिव मेथड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स जनरेटेड करेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग, जो स्टूडेंट के द्वारा जनरेट किए जाते हैं लैंग्वेज एरर, जो एरर वो लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट रिवाइज एंड एडिट द एरर्स इन देयर ओवन राइटिंग और स्पीच, कि बच्चे ने जो एरर जनरेट किए हैं फिर हम उसे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट क्या करता है, रिवाइज करता है और एडिट भी करता है उन एरर्स को इन देयर ओवन राइटिंग और स्पीच, खुद के लिखावट में या बोल के। दे इंडिकेट एक्टिव एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, इससे ये भी शो होता है कि वो कितने एक्टिव हैं। मोर टाइम कैन बी गिवन टू ग्रामर ड्रिल्स बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले ग्रामर ड्रिल्स पे और काम किया जा सकता है। टीचर्स कैन कंडक्ट मोर रिमीडियल क्लासेस, टीचर्स क्या कर सकता है,
और रिमीडियल क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। क्या हो जाएगा बेटा? भाई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स दे आर एक्टिवली इंगेज्ड, उनका एक्टिव इंगेजमेंट है प्रोसेस के अंदर, तभी वो क्वेश्चन पूछ पाएगा। तो स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इंगेज्ड इफ दे आस्क और जनरेट क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं पहले, समझते हुए चलिएगा, थोड़ी साइज बड़ा है इसलिए समझते हुए चलिए। क्या कह रहा है? स्मॉलर क्लास साइज, क्लास का साइज छोटा है फॉर स्लो लर्नर, स्लो लर्नर से फैसिलिटेट करता है ग्रेटर पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस इन द न्यू लैंग्वेज। नई भाषा सीख रहे हो तो क्लास का साइज जितना छोटा होगा चीजें उतनी इफेक्टिवली समझ में आएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग, इनफॉर्मल असेसमेंट एंड मोर इंटरेक्शन, क्योंकि वह इनफॉर्मल असेसमेंट हो जाता है, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इंसिडेंटल लर्निंग हो जाती है। दूसरा डिसिप्लिन्ड अप्रोच होता है, लेस इंटरेक्शन, छोटी क्लास में लेस इंटरेक्शन होगा क्या? अगला देखिए, मोर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन जो है वो बेटा ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, शेड्यूल में ऊपर नीचे कर सकते हो, असेसमेंट ये तो हटा रहा हूं मैं, देखिए लेस के कारण, ये मैंने क्यों हटाया कि कम क्लास में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। लैंग्वेज फोकस्ड फॉर्मल असेसमेंट एंड फ्लेक्सिबल शेड्यूल, फ्लेक्सिबल शेड्यूल हो सकता है, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जो असेसमेंट आएगा बेटा वो ऑथेंटिक होगा। तो जितनी क्लास छोटी होगी ये उस चीज़ का बेनिफिट अपने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडरिंग लर्निंग स्टाइल ब्रॉडन्स द अप्रोचेस टेकन in the management of language related problems. Some students prefer to get new information in written direction or verbal information. Their learning style is auditory, visual, kinesthetic या manipulative. कैसी स्टाइल है उन बच्चों की? क्या कह रहा है? Considering learning style broadens the approach taken in the management of the language related problems. जब भी language related problems की बात हो, स्टूडेंट क्या करते हैं कि नई इंफॉर्मेशन कैसे मिले, रिटन डायरेक्शन में या वर्बल इंफॉर्मेशन में, तो उनकी जो ये स्टाइल है वो कैसे बेटा? विजुअल चाहते हैं वो कि रिटन फॉर्म में मिले हमें, विजुअलाइजेशन पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। क्लियर है? तो ये हमने कुछ एक क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे टीचिंग मेथड के, जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आए हुए थे। चलिए अगली क्लास के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। तब तक इन क्वेश्चंस को आप खुद भी रिवाइज कीजिएगा कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।